Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं फीवर एफएम ऑफिशियल और आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिनके बारे में एक जर्नी है, जिसके बारे में बताना जब शुरू किया जाए तो उस जर्नी का कोई अंत नहीं है। और जर्नी एक ऐसी होती है जिसका कभी अंत होना नहीं चाहिए। एक ऐसा आदमी जो कि आज से 20 साल पहले पश्चिम एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 7,000 रुपयों के साथ मुंबई पधारा था। ये वो 7,000 रुपए थे जो उन्होंने ट्यूशन को कंडक्ट करके दिल्ली में, और तब इन्होंने वो 7,000 रुपए बचाए थे। हमारे साथ है मिस्टर चंदन रॉय सारिया। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हाउ आर यू डूइंग दिस इवनिंग? थैंक यू वेरी वेल यार, वेरी वेल। थैंक यू फॉर हैविंग मी सिद्धू। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। सर, जब मैंने ये पढ़ा कि आपने दिल्ली में बच्चों की ट्यूशन लेकर फिर आप वो 7,000 रुपए बचाकर पश्चिम एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में मुंबई पधारे थे और 20 साल की ये जर्नी है, और आपने कहा कि गेम इज स्टिल ऑन, कौन सा विषय पढ़ाते थे आप बच्चों को ट्यूशन? यार मैं एक्चुअली आई ग्रेजुएटेड इन मैथमेटिक्स, सो आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ये तीन मेरे सब्जेक्ट्स थे जो मैं पढ़ाता था बच्चों को। तो क्लास 8 से लेके 10th तक, 11th तक पढ़ाता था मैं। क्लास 8 से क्लास 11 के बच्चों को पढ़ाता था मैं। ओके। तो बॉम्बे में जी, बॉम्बे में सर आप कुछ कह रहे हैं? बॉम्बे के आने के बाद ही मैं क्लास ट्यूशन लेता था। गोरेगांव वेस्ट स्टेशन में उसके पास एक कॉलेज होता था, छोटा सा प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट था, शारदा कॉलेज करके। वहां पे मैं बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ ये सब पढ़ाता था। क्या बात है। तो एक चीज हम जानना चाहेंगे सर, आपको अपनी लाइफ में कब इस बात का एहसास हुआ कि स्पॉटलाइट आपके ऊपर होना चाहिए? एक्चुअली ऐसा कभी नहीं था। मुझे जब मैं कॉलेज में था तो मैं थिएटर बहुत करता था। आई यूज्ड टू बी इन्वॉल्व विद थिएटर अ लॉट। लेकिन मुझे एक्चुअली मैं थिएटर इसलिए नहीं करता था कि मुझे मूवी स्टार बनना है या बहुत बड़ा आदमी। मैं जब थिएटर करने लगा तो मुझे एक्चुअली मेरे निजी जिंदगी में जितने परेशानियां थी, मतलब while I was growing, I was 17 year old when I first got into amateur theater in Delhi. तो मुझे लगा कि एक इट वाज लाइक अ बाम इफेक्ट, मतलब एक जैसे एक कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इट्स वेरी सैटिस्फाइंग, इट्स वेरी लिबरेटिंग नाटक करने से स्टेज पे। मतलब मैं बहुत मतलब वो क्या बोलते हैं, शर्मीला हुआ करता था कॉलेज में, स्कूल में। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैंने उस पर काबू पाया। आई स्टार्टेड बिकमिंग मोर आउटगोइंग, आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ बेटर बिकॉज ऑफ थिएटर. And when I got on stage and everybody said you're really good, then I started, it became a hobby, then serious hobby, then passion, it became a career. तो स्पॉटलाइट तो सोचा नहीं कभी, स्पॉटलाइट के लिए नहीं किया मैंने। तो वैसा है। आपको कब लगता है कि सबसे पहले बार आप पर स्पॉटलाइट कब पड़ी? आई थिंक कमीने में मुझे पहली बार मेरे ऊपर एक कहीं ना कहीं एक रोशनी गिरी, जहाँ पे लोग मेरा नाम जानने लगे थोड़ा बहुत। 2009, उस टाइम पे तो ज्यादा इंटरनेट था नहीं, मतलब ना आईफोन थे ना मेरे, मतलब इट वाज जस्ट ऑल इन द न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड ओके, कहीं ना कहीं एक पहली बार मेरा नाम गूंजा। एक्टर आया है जो एक्टिंग करता है और ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता है। आई थिंक 2009 कमीने वाज माय फर्स्ट स्पॉटलाइट, द विशाल भारद्वाज फिल्म। वाओ। एंड अब ये स्पॉटलाइट रे के तहत ये आपके साथ कैसे हुआ, हम जरा ये जानना चाहते हैं। रे एक्चुअली टेस जोसेफ हैं, वो काफी नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर हैं। वो काफी इंटरनेशनल फिल्मों की कास्टिंग करती हैं। टेस में उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया और बताया कि एक फिल्म है और मैं चाहती हूँ तुम ये करो। उसने बोला, मैंने क्या है, तो उसने बोला ये सरप्राइज है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं टेस के साथ काफी दिनों से काम करने की कोशिश कर रहा था। शी ऑलवेज टू सेट अप समथिंग और द अदर, लेकिन कहीं ना कहीं वो 2-3 साल ऐसा हुआ कि हो नहीं पाया। बोला अभी मत पूछो, मैं बता रही हूँ, बहुत अच्छा, तुम कर लो बस। ठीक है। तो फिर मुझे बाद में पता चला कि वासन बाला जो है इसके डायरेक्टर हैं, नेटफ्लिक्स, और ये सतीश रे की शॉर्ट स्टोरीज पे ये बनने वाली है। तब जाके मुझे सारा इन्फॉर्मेशन जब मिला कि इस फिल्म का नाम स्पॉटलाइट है
और फिर मैं बहुत से उनके साथ मिला, हमारी मीटिंग हुई ऑनलाइन, तब भी पैंडेमिक ही था, आई थिंक इट वाज अराउंड नवंबर लास्ट ईयर। और हम लोगों ने रीडिंग वगैरह की, फिर हर्षवर्धन था, उसके साथ रीडिंग वगैरह हुई, और फिर हमने शूट किया 2 हफ्ते 15 दिन, एंड दैट्स इट। और आपकी बदौलत जो है किसी को उसका लुक मिल गया दीदी से मिलने के बाद, आपने दीदी से मिलवाया। तो अब बात करते हैं आपके किरदार की, रॉबी जी। घोष। मैंने कुछ Yeah. दिनों पहले आपका एक पोस्ट देखा था, although you have deleted that post and you mentioned in your next post that I have deleted that post. So you have Yeah. been mentioned as Chandan Ray Sanya, right? हाँ, या So वो I एक्चुअली want to वो, know, हाँ, या पूछिए। I want to know कि how Roy connect himself with Ray. सॉरी, हाउ रॉय करेक्टेड How Chandan Roy connect himself with Satyajit Ray, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रखना चाहता कि हाँ, how Roy या connect himself with Ray. I definitely, as a Bengali growing up in Delhi, I mean every Bengali, not just Bengali, I mean anybody who is a film lover and lover of art and cinema, I mean Satyajit Ray is one of the sort of living god, not living gods in that time, like he's one of the pioneers of world cinema, not just Indian or Bengali cinema, you know. I think he's one of the top 5 filmmakers of all time, and cinema is probably 100 years old. It's a very modern sort of art. और उसमें सत्यजीत रे, उनका नाम मतलब बहुत ही आदर और सत्कार के साथ लिया जाता है। तो मैं बचपन में, मेरी माँ मुझे उनकी फिल्में दिखाने ले जाती थी। तब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, और हमारे दिल्ली में जब दुर्गा पूजा या किस तरह की पूजा होती थी, हमारे आसपास एक बंगालियों का एक एसोसिएशन होता था, बंगाली संसद। तो बंगाली एसोसिएशन जो हमारा होता था, वो लोग कई बार फिल्म दिखाने का आयोजन करते थे। दे यूज्ड टू सेट अप ऑल दिस फिल्म स्क्रीनिंग्स, बट इन एन ओपन स्पेस, लाइक इन अ प्लेग्राउंड विद जो स्वदेश में जैसे था ना, बड़ा पर्दा लगा हुआ है। राइट। और एक साथ सब लोग बैठ के ओपन थिएटर में एंजॉय करते थे। या बिल्कुल ओपन थिएटर में वो फिल्में चलती थी, पर्दे में सर्दी में ओस गिरती थी। कई बार तो बचपन में मैं बहुत छोटा था, तो सर्दी में, और उस टाइम बहुत सर्दी होती थी नवंबर में, कई बार वो जो कारपेट होता है उसके अंदर घुस जाता था, सर्दी लगती थी। बट उस टाइम पहली बार मैंने को रे या ऋत्विक घटक और मृणाल सेन, इन सब की फिल्में देखने का मौका मिला। फिर दूरदर्शन था, दूरदर्शन में मैं काफी फिल्में देखता था बचपन में। इट वाज द ओनली फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट आई हैड। सो या, वाओ, क्या बात है। तो नाउ अब हम बात करेंगे आपके किरदार की, मिस्टर रॉबी घोष। इस स्पॉटलाइट में, इस शॉर्ट फिल्म में आपने टैलेंट मैनेजर का किरदार निभाया है, एंड द वे यू हैव पोर्ट्रेड दैट कैरेक्टर, आप एक टैलेंट मैनेजर से ज्यादा उसमें एक बड़े भाई की तरह भी नजर आए हैं, एक दोस्त की तरह भी नजर आए हैं, एक मेंटर की तरह भी नजर आए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं 3 ऐसी चीजें जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में मैनेज जरूर करनी चाहिए। देखिए, सबसे जरूरी जो है, मतलब जो पहली चीज मुझे लगता है अपने लाइफ में, वो है कि आदमी अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट कर लेता है। मतलब कि जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलाने चाहिए। तो आदमी, मतलब कई बार होता है कि तनख्वाह अगले महीने आने वाली है, आपने सबसे पहले फ्रिज टीवी सब खरीद के बैठे हुए हैं, पता चला कि तनख्वाह ही नहीं मिली। तो ये थोड़ा जरूरी है। और ये हमारे देश में, ये हमारी मिडिल क्लास मेंटालिटी है कि पहले पैसे आने से पहले लोग, हाँ, मतलब सब तैयारियां हो जाती हैं कि इसकी ये कर दूंगा, इसकी ये पैसे उसको दे दिए जाएंगे, ये ऐसा हो जाएगा। आई थिंक फर्स्ट थिंग इज लाइक ये। दूसरा है, मतलब आपने मतलब ओवर एस्टिमेट करना, 3 चीजें बोली। दूसरा मुझे लगता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। आदमी में पेशेंस जो है, ये एक ऐसी दवा है जो बहुत कड़वी दवा है, लेकिन वो सबको लेना नहीं आता। पेशेंस बहुत जरूरी है आपको लाइफ में रखना, कि सबको हर किसी को जल्दी शोहरत, जल्दी पैसा, सब कुछ हो जाए, मतलब there is no shortcut to success. So patience is one, and like third is that there is no shortcut to success. It's long road. You need to manage your hard work with your smart work. Yes, of course. और आप जितना समय लगेगा ना, उतना आप ढलते जाएंगे उसमें। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि आदमी जितना समय बीतता है, और आप उसमें जितनी जल्दी आपको चीजें मिल जाएंगी, उसकी अहमियत आपको उतनी जल्दी पता नहीं चलेगी। समझ रहे हैं? अगर आपको कोई चीज बहुत जल्दी दे दी जाए, मतलब होता ना, कई बार आप
महंगी चीजें बच्चों को दे देते हैं, अमीर माँ बाप हैं तो उनको 6 साल की उम्र में आपने फोन पकड़ा दिया और ये हो गया। तो उसको इसकी अहमियत नहीं पता है कि किस तरह से एक वक्त के बाद हर चीज का एक वक्त होता है। दैट इज वन आई थिंक। क्या बात है। अब एक और चीज रॉबी घोष के बारे में, क्या इस किरदार को जानने के लिए, समझने के लिए आपने अपने कुछ टैलेंट मैनेजर्स के साथ वक्त बिताया? कैसे आप इस किरदार में ढले? हाउ यू गॉन इनटू द स्किन ऑफ दिस कैरेक्टर? एक्चुअली टैलेंट मैनेजर जो है ना, मतलब जनरली जो एक्टर्स के, मेरे काफी दोस्त हैं जो काफी एक्टर्स हैं और उनके मैनेजर वगैरह में मैं काफी लोगों को जानता हूँ, मेरी खुद एक मैनेजर हैं। तो उनका एक हमेशा एक रहता है कि इट्स लाइक you're like a product, right? You have to sell this product. Like you are a star, so you always surround. And nobody likes talent managers. Nobody likes them because they always come in the way between an actor and the creator. Yes. So, and they have the, like I said, they can estimate. They have an estimate of the actor. जैसे इसमें रॉबी और ब्रिक का जो था, वो उसको पहले से नहीं बोलता है कि भाई थोड़ा ज्यादा बोलो मत, जितना है उतने पैर पसारो, नहीं तो आपको वहां बैठ के पराठे खाने पड़ेंगे जाके बैठ के फिर से। तो वो जो है वो एक बहुत जरूरी है कि वो हमेशा उनको संभालते रहते हैं। तो मेरा रिश्ता वो था। इसमें मैंने ये किया था कि फिल्म में इसका पहले नाम था असरानी। अच्छा जी, इसका नाम असरानी था। जो जैसे आपने अगर अभिमान देखी होगी बच्चन साहब की, उसमें हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, शोले में भी थे सर। हाँ, तो उसमें अभिमान में बच्चन साहब के मैनेजर थे असरानी। जी जी जी। वो अभिमान में अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सिंगर होते हैं और उसका मैनेजर होता है, उसका दोस्त होता है, उसका हमसफर होता है, उसका फिलोसोफर गाइड, हमेशा उसको सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, उसके पर्सनल लाइफ में भी उसकी दखल अंदाजी रहती है। तो वो मेरा पहला सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर नाम पहले असरानी था। तो वहीं से मेरी काफी चीजें आसान हो गई थी कि ये वो मैनेजर है जो इसको संभालता तो है प्रोफेशनली, बट ये उसके साथ उससे ज्यादा इन्वॉल्व है उसके लाइफ में। राइट, इसके हर चीज में इन्वॉल्व है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर ब्रदर्स। जो मुझे वासन उन्होंने ही बताया था कि ये लोग वैसा मैनेजर नहीं है, इसका मतलब ऑलमोस्ट लाइक दे आर लाइक ब्रदर्स, जैसा आपने बोला। राइट, बादर, केयरटेकर, फिलोसोफर, गाइड, एवरीथिंग। फुटबॉल जैसे कोच होता है, मैनेजर होता है एक फुटबॉल टीम में। और उसके बाद क्योंकि सतीश रे को एक होमाज था, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि क्या हम इसको रोबी घोष नाम रख सकते हैं, क्योंकि रोबी घोष सतीश रे की फिल्मों में काफी एक बहुत ही एक अभिन्न अंग थे उनके एक्टिंग में। उनके काफी फिल्मों में उन्होंने एक्ट किया और ही वॉज अ वेरी वेरी ह्यूज कॉमेडियन फ्रॉम बंगाल। तो वहां से मैंने रोबी घोष का किरदार, उसकी स्थापना हुई है, उसका क्रिएशन वहां से शुरू हुआ। And then, yeah, I work a lot on improvisations and in the spur of the moment. My preparation is not too unprepared. I never decide things before a shot or ऐसा करूँगा ऐसा होगा। तो once I created that, तो फिर वासन थे, हर्षवर्धन था, and we were just flowing, हम लोग करते गए। तो काफी चीजें मैंने इम्प्रोवाइज की, जो उनको अच्छी लगी उनने रखी, निकाल दी, ये सब होते रहता था। बहुत ही उम्दा किरदार है सर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आप टैलेंट मैनेजर का किरदार तो निभा रहे हैं, लेकिन उसमें आपका जो एंटायर प्रोसेस था वो एक बड़े भाई की जैसा भी था, एक मेंटर की जैसा भी था, एक दोस्त के भी जैसा था। भले ही कितनी विपदा आन पड़ी है, अगला पी पा के कहीं तो भी जा रहा है, किधर तो भी जा रहा है, लेकिन आप उन्हें हर अंदाज में संभाल, गेटिंग हिम बैक टू हिज कॉन्शियस एंड देन मेकिंग हिम मीट दीदी। तो ये सारी चीजें आपने बड़ी बखूबी से करी है। लेकिन एक चीज हम और जानना चाहेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे इस मूवी में ये देखने को मिला कि बंदा अपने खोए हुए लुक को पाना चाहता है, और हर किसी का एक लुक तो जरूर होता है। आपका एक लुक जो भी आप हमें देना चाहें। मेरा तो यार कोई लुक ऐसा कुछ है नहीं। मैं एक्चुअली लुक मैं वैसा हूँ कि मैं एज एन एक्टर किसी लुक पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज मैं आई लाइक टू फ्लोट फ्रॉम वन थिंग टू दी अदर। सो मेरा ऐसा कोई लुक है नहीं यार। तो पर्सनल जिंदगी का कोई लुक
हमेशा दाढ़ी में पसंद अपने आप को करते हैं, या क्लीन शेव, वेल मेंटेन, बाल बाल कंधा उंधा करके, या ऐसे ही खुले बाल रहने चाहिए जब तक बढ़ रहे हैं बढ़ने, तो जब तक अगला किरदार नहीं आता तब तक नहीं कटाऊंगा, दाढ़ी में बढ़ाऊंगा? ऐसा कुछ है स्पेसिफिक लुक जिसको आप हमेशा कैरी करना चाहते हैं, पसंद करना चाहते नहीं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। मैं जनरली दाढ़ी बाल मेरे बढ़ते रहते हैं, फिर जैसे कोई रोल आता है फिर उस हिसाब से मैं कटवाते रहता हूँ। तो कई बार मेरे एकदम छोटे होते हैं या दाढ़ी चली जाती है। बट या आई नॉर्मली व्हेन आई एट होम, क्योंकि ये ज्यादा आना जाना कहीं है नहीं, तो दाढ़ी बाल। और एक्चुअली मेरी अभी आश्रम की शूट होने वाली है अगले महीने, राइट? सितंबर से, तो उसके लिए मैं दाढ़ी और बाल बढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी आपने आश्रम का नाम दे दिया, मेरा अगला सवाल बेसिकली उसी पे था। आपकी लास्ट सीरीज जो आश्रम हमने देखी, और कल रॉबी घोष को देखने के बाद रेड, मैंने देखा गॉड, मतलब ये जो गॉडमैन लोग होते हैं इनके ज्यादा आपके जीवन में किरदार जुड़ते चले जाते हैं। आश्रम में भी ऐसे ही है, गॉडमैन की कहानी है, और आपके स्पॉटलाइट में भी दीदी है। तो ये क्या, मतलब इसे महज एक संयोग समझा जाए जीवन से? It's actually a very, very interesting coincidence where I'm part of only two shows I've done, and yeah, both have an effect of Godman on the audience, or on the normal की मतलब faith and consciousness और अंधविश्वास, कई तरह की चीजें हैं जो एक्चुअली दोनों में ही है। आपने सही बोला, अच्छा सवाल था। तो बट हाँ, ये एकदम कोइंसिडेंस था यार, मतलब ऐसा कुछ no, it was very interesting coincidence. Yes, क्योंकि आपके रोल जो है इतने ही इंटरेस्टिंग होते हैं जैसे आपके कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं। एक सवाल, आपने बहुत फिल्में देखी होंगी, बड़े सारे वेब सीरीज एंड फिल्मों में आपने एज एन एक्टर भी काम किया है, बट वन रोल, एक ऐसा किरदार जिसे आप हमेशा निभाना चाहेंगे, जो कि हिस्ट्री का हो, यानी कि पुरानी जो फिल्में आई हैं, या कोई भी ऐसी फिल्म जिसका आप हिस्सा ना रहे हो, परंतु वो एक किरदार जो आपको छू गया और आप चाहते थे, या आप चाहते हैं कि वैसा एक किरदार मैं भी करूं? एक फिल्म है जो मैं हमेशा सोचता हूँ मुझे ऐसी एक फिल्म करनी है। जैसे कमल हासन साहब मेरे बहुत ही मनपसंद अभिनेता हैं, उनकी एक फिल्म थी सागर करके, जिसमें ऋषि कपूर, कमल हासन और डिम्पल कवाड़िया थे। रमेश, इट वाज अ लव स्टोरी एंड केम इन 80s। तो वैसी एक फिल्म करनी है, सागर जैसी एक ब्यूटीफुल रोमांटिक फिल्म आई वांट टू डू। उसके गाने भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शायद उसी फिल्म का गाना है, मैंने ने तुझे बुलाया मैं चला आया। इज इट द सेम? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, no, it's not. Fenin was a song from King Uncle. King Uncle, राकेश रॉक, उसका भी यस जैकी श्रॉफ थे उसमें। या ये है, इसमें वो था कि ओ मारिया ओ यस, और एक सागर जैसी आंखों वाली बता तेरा नाम है। यस, लेकिन आर.डी. बर्मन साहब, पंचम दा का गाना। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, और वो बेसिकली क्योंकि मैनेजर की किरदार आपने निभाया, इज देयर समवन हु मैनेजेस यू मोर बेटर देन यू? समटाइम्स कोई ऐसा है कि आपको कोई मैनेज करता है? मतलब मेरा एक दोस्त है, वो मुझे बहुत, आई थिंक मैं जब भी कभी किसी डाउट या उसमें होता हूँ, सो आई ऑलवेज टर्न अप टू हिम। मेरा एक दोस्त है करण शर्मा, और वो हमेशा मुझे एकदम सही और राइट एडवाइस देता है। मतलब आज तक जितना भी मैंने उसके साथ कभी भी, he always has a good point of view and always, so he's someone I would say who guides me sometimes. क्या बात है। Now this is something, a question which is very personal, and personal इस अंदाज में नहीं है कि मैं आपके जीवन में झांकना चाहूंगा, बट ये सवाल इसलिए भी मैं पूछना चाहूंगा क्योंकि मैंने, जैसा भी आपको शुरुआत में बताया था, कि आई कीप ऑन फॉलोइंग योर फेसबुक पोस्ट। मैं फेसबुक पर आपको बहुत फॉलो करता हूँ, एंड क्योंकि मुझे भी एक्टिंग का एक कीड़ा है, खुमार है, करना चाहता हूँ। मैंने एक वेब सीरीज आज तक करी है, लेकिन जो स्ट्रगल होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑडिशन। कई सारे लोग हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन वही जो आपने शुरुआत में कहा कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं रह जाता, वो पेशेंस उनका साथ छोड़ देता है और वो स्ट्रगल करने से कतरा जाते हैं। तो जनरली बड़े सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि ऑडिशन का ये जो सफर है,
इसको तय करने के लिए किन चीजों का दिमाग में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? मैं खुद भी ये जानना चाहूंगा आपसे। देखिए ऑडिशन क्या होता है, ऑडिशन की दुनिया बड़ी इंटरेस्टिंग ऐसी होती है कि एक तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो बहुत ही कम होता है कि डायरेक्टर ने सोचा, उसने राइटर ने सोचा, डायरेक्टर ने सोचा, उसने कास्टिंग डायरेक्टर को बताया कि ये किरदार ऐसा है, और आपको एक छोटा सा सिचुएशन मिलता है उसमें आपको A to Z नहीं पता होता कि फिल्म कहाँ शुरू हो रही है, आपका किरदार का जर्नी क्या है। तो बहुत ही लिमिटेड एक इंफॉर्मेशन में आपको उस किरदार को बहुत ही छोटे समय के लिए आपको तैयार करना होता है। वेर यू आर इन इमेजिनरी रूम, एक रूम में लाइट जल रही है दो, और आपको सब कुछ इमेजिन कर रहा है, और आपका जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो आपको क्यूज दे रहा है, और उसके साथ आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट होना एक बहुत ही, एक्चुअली इट्स अ वेरी difficult process where you have to imagine everything. The casting, the director to be, the voice to be someone you're acting with. You have to imagine that other person is the real actor, and you're set. और आपका सिचुएशन भी जिस तरह का होता है, आप कभी बार उसी रूम में होते हैं लेकिन आपको 15-20 लोग देख रहे होते हैं एक साथ, उसी रूम में बैठे हैं और आप कर रहे हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको कितना डिस्कनेक्ट हो सकते हैं आप उससे, मतलब उस रूम में आप किस तरह से डिस्कनेक्ट जितना होंगे आप, कि आप, क्योंकि एक स्टेज में एक्टिंग करना, कैमरा चल रहा है, आप रियल जहाँ पे आपकी सिचुएशन लिखी गई है उस सेट में आप खड़े हैं, रियल एक्टर्स हैं, तो बहुत काम आसान हो जाता है। लेकिन ऑडिशन में सबसे पहले आपको लाइनें याद रखनी है क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है, और आपको बेसिकली हमेशा एक डिस्कनेक्ट रहना पड़ता है कि आपको कोई भी देख रहा हो, कोई भी सुन रहा हो, लेकिन आपको सबको नजरअंदाज करना है, और ये नहीं सोचना है कि ये रोल मुझे मिल जाए, यू नो पॉइंट। उसको उस टाइम में आपको बस ये करना है कि आप कितना उसको एंजॉय कर सकते हैं, एंड टेक इट एज एन एक्टिंग क्लास। मतलब आप उस मोमेंट को कितना आप, क्योंकि जो मेरे गुरु ने सिखाया, ये दे हैव टोल्ड मी हाउ टू बी ट्रू इन दैट मोमेंट, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू लुक फॉर, नॉट टू अचीव, नॉट टू गेट और ओवरडू और शो ऑफ। जितना आप इन सब चीजों से बचेंगे उतना आपका परफॉर्मेंस ऑडिशन में अच्छा होगा। क्या बात है। So thank you so much for this. It will really add some value to people who really want to become an actor but audition से कतराते हैं. It will definitely add some points for me to keep in mind while I try my next thing for audition. लेकिन अब बात करते हैं हर्षवर्धन कपूर की, जिनके साथ आपने इस फिल्म के दौरान सबसे ज्यादा समय बिताया होगा, आज आपके डायरेक्टर के साथ. How was it working with Harshvardhan? Harsh is, it was, I really enjoyed working with him. I had seen his film. I had not seen AK vs AK, but I really liked Mirzia actually. I am a big fan of Mr. Mehra's craft और उनकी फिल्म मेकिंग. मिर्जिया आई थिंक उतनी चली नहीं थी, लेकिन मुझे उस फिल्म का म्यूजिक, उसका जो स्टाइल और जिस तरह का उसमें एक सिनेमैटिक लैंग्वेज था, मुझे मेहरा साहब की फिल्में इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत ही एक स्केल पे शूट करते हैं. तो हर्षवर्धन से कभी उससे पहले मुलाकात नहीं थी, ना ही मेरी कभी उनसे बात हुई थी, लेकिन इस शूट के दौरान हम लोग पहली बार तो हमारी रीडिंग में हुई, जब हम लोग ऑनलाइन रीडिंग करते थे. उसके बाद पहले हम लोग एयरपोर्ट में जब मिले और हम लोग साथ started traveling, and we had a chat at the airport and we started discussing our parts and the script, and wahin se I think we started role playing. Right. Because he's an actor traveling for a shoot and I am this Rovi who is his manager. So the way we started interacting, it became almost like a role playing. We started acting from the airport to Jaipur where we went to shoot. तो वहां से ही हम लोग का वो प्रोसेस शुरू हो गया था. और फिर वहां पहुंचे और फिर हम लोग रीडिंग्स की और फिर पहला सीन हुआ, दूसरा सीन हुआ, और 2 हफ्ते हम लोगों ने साथ बिताए. एंड आई थिंक दैट्स, एंड नाउ पीपल आर रियली एंजॉयिंग दीस टू कैरेक्टर्स एंड देयर केमिस्ट्री बिकॉज we just hit it off, and it's very important also for the actors to connect. नहीं तो नहीं होता है. नहीं, और वो जो आपने बताया, वो जो केमिस्ट्री, वो जो बॉन्डिंग है, वो वाकई दिखी है उस पूरे मूवी के दौरान. एंड इज अगेन आई एम टेलिंग यू, आई thoroughly enjoyed that
मूवी, मुझे बहुत मजा आया, सच में बहुत मजा आया। चारों फिल्में मैंने देखी, बट द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ वन, इट वॉज रियली 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 इंट्रिगिंग फॉर मी। मैं उसके अंदर एकदम घुस गया। वन लास्ट क्वेश्चन नाउ, व्हेन द थिंग्स आर चेंजिंग, लोगों के सिनेमा देखने का अंदाज बदल गया है। अब बिग स्क्रीन की जगह लोग बाग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे हैं, सारी सीरीज देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। सो आपको ये बदलाव कैसा लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि इसकी इसका ड्रॉबैक क्या है और इसका पॉजिटिव साइड क्या है? आई थिंक पॉजिटिव्स बहुत हैं, बिकॉज काफी नए पिछले एक साल में इतने नए टैलेंट उभर कर आए हैं। मेरे जैसे एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स, सबको अब मौका मिल रहा है कहानी कहने का। थिएटर इज ऑब्वियसली, इट्स ऑलवेज बीन अ मैजिक, यू नो, व्हेन यू आर watching a film in a theater, it's a different experience, and if it's a magical film, you get transported, which is, and cinema will never die, because cinema is anyway, इसको सिर्फ 100 ही साल हुए हैं। पहले सबसे पहले टेलीविजन आया, फिर वीडियो आया, वीसीआर, वीसीपी वगैरह वगैरह चीजें आई, अभी ओटीटी भी आया है, और सब आते गए जाते गए। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि सिनेमा रहेगा कि ओटीटी उस पर हावी हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, because I think OTT and cinema exist side by side. Parallelly. They can, Yes. they can really do well, actually. Wow, that's great. चंदन सर, आपके साथ बात करके एंड स्पेशली आपके किरदार के बारे में बात करके वाकई हमें बहुत अच्छा लगा। कुछ टिप्स जो आपसे मिले, मुझे लगता है कि मेरे लिए और जो अपकमिंग एक्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ एक्टिंग, उनको बहुत सहायक होने वाली है आपकी ये बातें। एंड वंस अगेन तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। It really like, you know, a very wonderful time which I had, especially after watching Spotlight Ray के तहत. So I am really thankful to you for giving your precious time. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for being part of this conversation. Thank you so much, sir. Thank you so much.